ओके। हम लोग आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज मॉडर्न थियरी। मॉडर्न थियरी, ठीक ना। मॉडर्न थियरी रिलेटेड रिलेटेड विथ होम्योपैथिक। मॉडर्न थियरी रिलेटेड विथ होम्योपैथिक ड्रग एक्शन, ठीक है। दिख रहा है, एक नया टॉपिक है, ठीक है। मॉडर्न थियरी रिलेटेड विथ होम्योपैथिक ड्रग एक्शन, ठीक ना। ये पहले ये टॉपिक नहीं था। ये न्यू सीबीडीसी जो सिलेबस है, ठीक ना। न्यू सीबीडीसी करिकुलम बेस्ड डायनामिक, ठीक ना। यानी कि अब ये कहा गया है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड डायनामिक करिकुलम, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड डायनामिक करिकुलम। जो नया सीबीडीसी सिलेबस हम लोगों का जो लागू किया गया है, उसमें एक नया टॉपिक, नया चैप्टर ऐड किया गया है, ठीक ना। दैट इज मॉडर्न थियरी रिलेटेड विद होम्योपैथिक ड्रग एक्शन, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सी ऐसी बातें हम लोग करेंगे जिसमें आपको लगेगा कि हवा हवाई है, ठीक ना। या ये तो थोड़ी सी बात अलग है, ठीक ना। जो नया टॉपिक दिया गया है ये, और ये कोई हवा हवाई बात नहीं हम लोग इसमें करेंगे। जो क्लिनिकली प्रूव्ड बातें हैं वो बात हम लोग करेंगे, ठीक ना। और सारी बात जो हम लोग करेंगे वो डीडी बनर्जी का जो लेटेस्ट एडिशन आया है उसमें इसको इंक्लूड किया गया है, वहीं से हम लोग ये बात करेंगे, ठीक ना। तो इसको ये किया गया है कि मॉडर्न थियरी रिलेटेड विथ होम्योपैथिक ड्रग एक्शन। इसमें जो सबसे पहली बात की गई है, सबसे पहला जो टॉपिक दिया गया है, इसमें नैनो पार्टिकल की बात की गई है, ठीक ना। नैनो पार्टिकल, आप ये बात बहुत दिन से सुन रहे होंगे कि होम्योपैथी की दवाएं नैनो पार्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक ना। तो नैनो पार्टिकल्स की हम लोग बात करेंगे। नैनो पार्टिकल्स और इनका यूज क्या है, इट्स यूज इन होम्योपैथी, ठीक ना। इट्स यूज यानी कि यूज का मतलब अप्लाइड, इनको होम्योपैथी में कैसे अप्लाइड किया गया है, ठीक ना। तो सबसे पहली बात हम लोग नैनो पार्टिकल्स की करने चल रहे हैं। इसमें ये कहा गया है कि अभी तक इस पे कई सारी रिसर्च हो चुकी हैं। बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, कंसेप्ट अलग है और कंसेप्ट नया है, ठीक ना। अब तक जो है बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं और सभी रिसर्च से ये बात प्रूव हो चुकी है कि होम्योपैथिक मेडिसिन नैनो पार्टिकल्स फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक ना। पहली बात तो यही लिखेंगे, वेरियस, एक दो नहीं, कई सारी रिसर्च जो है, कई सारी रिसर्च है, ठीक ना, जिसमें ये बात प्रूव हो चुकी है, ठीक ना। क्या प्रूव हो चुकी है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, ठीक ना, जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, आर आर प्रेजेंट इन, जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, दे आर प्रेजेंट इन नैनो पार्टिकल फॉर्म, ठीक ना। नैनो पार्टिकल के फॉर्म में होम्योपैथी की दवाएं होती, ठीक ना। इनको शॉर्टकट में एनपी कहा जाएगा। एनपी का मतलब नैनो पार्टिकल्स। इन रिसर्च से ये भी बात सामने आई है कि जो होम्योपैथिक दवाओं में नैनो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स की जो साइज होती है, उन पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक ना। साइज क्या होती है पार्टिकल्स की, ये अलग अलग रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि होम्योपैथिक दवाएं नैनो पार्टिकल्स फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। और उन नैनो पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर का होता है, ठीक ना। इनका जो यूनिट होता है वो नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर, ठीक ना। तो 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर तक के नैनो पार्टिकल्स पाए जाते हैं होम्योपैथिक दवाओं में, ठीक ना। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अब इसी का अप्लाइड फॉर्म दिया गया है कि इसका यूज हम लोग होम्योपैथी में कैसे करते हैं, ठीक ना। तो हम लोग पुरानी बात हम लोग चल रहे हैं, पुरानी बात हम लोग मोडस ऑपरेंडी पढ़ते हैं। मोडस ऑपरेंडी ऑफ 29,
वहां हम लोग बात करते हैं कि हम लोग की दवाएं जो है नर्व के थ्रू वर्क करती हैं, नर्व के थ्रू वर्क करती हैं, और नर्व के थ्रू वर्क करके वाइटल फोर्स को स्टिमुलस प्रोवाइड करती हैं। जबकि जो हम लोग का वाइटल फोर्स है वो डायनेमिक होता है। वाइटल फोर्स क्या है? डायनेमिक है, और वो केवल डायनेमिक चीजों से ही अफेक्ट होता है, ठीक ना? केवल डायनेमिक चीजों से ही अफेक्ट होता है। वाइटल फोर्स रहता कहाँ है? वाइटल फोर्स बॉडी में रहता है। बॉडी में कहाँ रहता है? बॉडी में, बॉडी की हर सेल में प्रेजेंट होता है। वाइटल फोर्स बॉडी की हर सेल में प्रेजेंट होता है एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है ना? वाइटल फोर्स कहाँ होता है? बॉडी की हर सेल, इवन जिसको बोला जाए कि कण कण में होता है, ठीक है ना? तो बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं, इवन जितनी भी सेल हैं, सब में वाइटल फोर्स होता है, वही चला रहा होता है। दूसरी बात इसमें ये कहा गया है, जब हम लोग दवाओं को पोटेंटाइज करते हैं तो होम्योपैथी में दो प्रक्रिया यूज की जाती है। एक को कहा जाता है ट्राइचुरेशन, ठीक ना? ट्राइचुरेशन का यूज किया जाता है, और दूसरा है सक्सेशन, ठीक ना? ये सब पुरानी बात है कि होम्योपैथी में ट्राइचुरेशन और सक्सेशन मेथड का यूज होता है। सक्सेशन में हम लोग क्या करते हैं कि दवाई को हम लोग स्ट्रोक देते हैं। डिपेंड करता है स्केल पे, 2 स्ट्रोक देना है कि 10 स्ट्रोक देना है कि 100 स्ट्रोक देना है, लेकिन स्ट्रोक देते हैं, ठीक ना? इसमें यही कहा गया है। इसमें यह कहा गया है, यहीं से बात शुरू की गई है कि जब आप कोई भी तो बॉटल यूज करते होंगे, पुश तो यूज करते होंगे दवाई को स्ट्रोक देने के लिए। स्ट्रोक जो दिया जाता है तो नॉर्मली शीशे की बनी हुई जो जो बॉटल्स होती हैं उसका यूज किया जाता है, ठीक ना? तो ये मान लीजिए ये बॉटल है जिसमें आप दवाई को रखते हैं, और ये शीशा जो बना होता है ये बोरोसिलिकेट का बना होता है, बोरोसिलिकेट का बना होता है। जो जो बॉटल हम लोग यूज करते हैं, जो सिंपली शीशी जो होती है वो बोरोसिलिकेट का बना होता है, ठीक ना? और इसमें से बहुत माइन्यूट फॉर्म में, इसकी दीवारों से बहुत माइन्यूट फॉर्म में यहां से निकलता है सिलिका, ठीक ना? बोरोसिलिकेट होता है, और जब हम लोग पोटेंटाइज करते हैं तो इसमें से निकलता है सिलिका। इसको हम लोग सिलिका बना ले रहे हैं। ये सिलिका के पार्टिकल्स हैं, इनको हम लोग बड़ा बड़ा बना रहे हैं, ठीक ना? ये सिलिका के पार्टिकल्स हैं, ये कब बनते हैं? जब हम लोग दवाई को पोटेंटाइज कर रहे होते हैं तो उसी जो कंटेनर से सिलिका के पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक ना? और जो हम लोग की दवाएं हैं, ठीक ना, ये नैनो पार्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। हम लोग की दवाएं, उसको हम लोग रेड से दिखाएंगे, हम लोग रेड से दिखाएंगे, ठीक ना? हम लोगों की जो दवाएं हैं वो नैनो पार्टिकल्स में है। नैनो पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब जिसको कहा गया है, ये पार्टिकल्स नहीं, ये एनर्जी के छोटे छोटे वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक ना? ये कहा गया है कि जिन्हें आप नैनोमीटर कह रहे हैं, ये जो नैनोमीटर है ये एनर्जी के वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं, जो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी हर सब्सटेंस की अलग अलग होती है। नक्स भूमिका एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही होगी, पल्सटिला एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही होगी, इग्निशिया है तो उसका जो नैनो पार्टिकल है वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा होगा। यानी कि जो हम लोग की जो दवाएं हैं वो नैनो पार्टिकल फॉर्म में होती हैं। और नैनो पार्टिकल फॉर्म में क्या होता है? जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन का अभी हम लोग आपका क्वेश्चन अभी लास्ट में हम लोग करेंगे, पहले इसको हम लोग समझ लेंगे, ठीक ना? तो जैसे आपसे ये कहा जाए यहाँ पे, ठीक ना, ये कहा जाए कि जो नैनो पार्टिकल्स हैं, जो नैनो पार्टिकल्स हैं ये एनर्जी के पैकेट हैं, एनर्जी के फ्रीक्वेंसी है ये, इसमें ये कहा गया है, ठीक ना? और दुनिया में जितनी भी एनर्जी होती है, जितनी भी एनर्जी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, ठीक ना? इलेक्ट्रॉन कर रहे थे, क्या आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का शेप क्या होता है? तो फाइनली जितने भी मॉडल्स दिए गए हैं उसमें यही कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका कोई शेप नहीं होता है, क्लाउड होता है,
वो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कोई सेफ ही नहीं है इलेक्ट्रॉन का, वो एक एनर्जी के एक धुंध है एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो इसमें यही कहा गया कि जो नैनो पार्टिकल्स हैं, जो हम लोगों की दवाएं हैं, वो एनर्जी के फॉर्म में होती है। नैनो पार्टिकल्स का मतलब वो एक एनर्जी है। और दुनिया में जितनी भी एनर्जी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। सबसे कॉमन एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक ना। यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एक एनर्जी है, लेकिन जब वहां से चलती है, पावर हाउस से चलती है, तो हम लोगों के घरों तक उसको आने के लिए ऐसा नहीं कि हवा से ऐसे डायरेक्ट उड़ के आ गई, उसके लिए एक माध्यम होता है, तार। तो तार फैलाए गए हैं, ठीक ना, और जगह जगह खंभे लगाए गए हैं। तो उन्हीं तारों से होते हुए, केबल से होते हुए वो एनर्जी आपके घर तक पहुंचती है और बल्ब का लाइट जलाती है, ठीक ना। जितने भी एनर्जी हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी। तो इस एनर्जी को आपकी बॉडी तक पहुंचाने के लिए जो मीडियम होता है, वो ये सिलिका प्रोवाइड करता है, ठीक ना। सिलिका प्रोवाइड करता है। जो ये है, ये दवाई हम लोग की किसी सिलिका पार्टिकल के ऊपर एडजॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्ब हो जाती है, ठीक ना। ये क्या है, ये है नैनो पार्टिकल मेडिसिन का, ठीक ना। और ये जो ब्लू फॉर्म में है, ये क्या है, ये सिलिका। सिलिका क्या है, यहाँ पे एक कैरियर है, कैरियर है, ये बस दवाई को ले करके जाएगा, पहुंचा करके चला आएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे ये हुआ कि जो, अब ये जो सिलिका का पार्टिकल है, ये दवाई को कैरी करता है। अब आगे यहाँ पे लिखने चल रहे हैं, ठीक ना। दवाई के पार्टिकल को सिलिका जो है, ये ले करके जाता है, सिलिका लेकर के जाता है। और फिर जब बॉडी में, जैसे हम लोग खा लिए, दवाई हम लोग खा लिए, ठीक ना, तो दवाई में खाने के बाद ये होता है, ये यहाँ से बात थोड़ी अलग कही गई है, ये हम लोग सेल बना रहे हैं, ये सेल है, ठीक ना। और बॉडी में आ गई है दवाई, नैनो पार्टिकल फॉर्म में, ठीक ना। दवाई क्या है, ये एनर्जी के एक पैकेट है, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है, ये वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है, ठीक ना। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे ये मान लीजिए कि सेल है, ठीक ना। और यहाँ पे सेल का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, और इसी डीएनए के पास यहाँ पे होते हैं जीन होते हैं, यहाँ पे डीएनए के पास जीन होते हैं, ठीक ना। डीएनए के पास यहाँ पे जीन होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो दवाई है, ये नैनो पार्टिकल फॉर्म में जब आ जाती है, तो ये इतनी स्मॉल साइज हो जाती है, बहुत ही स्मॉल साइज हो जाती है, इतनी स्मॉल साइज हो जाती है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू डायरेक्ट ये अंदर चली जाती है, सेल मेम्ब्रेन के ही, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सबको जाने नहीं देती है, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल होती है, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल होती है। लेकिन दवाई इतनी छोटी हो गई है, नैनो फॉर्म में हो गई है, कि अब ये सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच से होते हुए पहुंच जाती है सेल में, ठीक ना। तो यहां से ये कहा गया कि जब दवाई हम लोग की बॉडी में आती है, तो नैनो पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उस सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन और लिपिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में से होते हुए चली जाती है, इनके बीच से होते हुए चली जाती है, ठीक है। और ये पहुंचती है न्यूक्लियस तक, न्यूक्लियस तक। और न्यूक्लियस के बाद डीएनए, और डीएनए के बाद फाइनली जहां पर होते हैं जीन होते हैं। यहाँ तक बात कही गई, पहली बात कि दवाई कहाँ तक पहुंच गई, जीन तक पहुंच गई है, डीएनए तक पहुंच गई है, ठीक है ना। फिर से अभी तक हम लोग ये बात किए हैं कि ये कई रिसर्च से ये बात प्रूव हो चुकी है कि होम्योपैथिक मेडिसिन नैनो पार्टिकल फॉर्म में होती है, और नैनो पार्टिकल्स की जो साइज होती है 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर की पार्टिकल्स की साइज होती है। और जो दवाओं को हम लोग पोटेंटाइज करते हैं, जो बोरोसिलिकेट है, जो इस कंटेनर में जो बना हुआ है, ये इसी से बना हुआ है,
इसमें से सिलिका निकलता है और यही इस दवाई के लिए कैरियर का माध्यम है, ठीक ना, यानी कि कैरियर है, यही इस एनर्जी को, ये एनर्जी का पैकेट है, ठीक ना, जो एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक ना, और यहाँ से ये इसको ले करके जा रहा है। इससे दो चीज कही गई है, यहाँ पे दो बात लिखेंगे। इसमें यह कहा गया है कि ये बहुत स्मॉल हो जाते हैं, ये नैनो फॉर्म में आने से इनके क्या फायदा होता है। तो नैनो फॉर्म आने से पहला फायदा ये है कि यहाँ पे जो बड़ी बड़े फॉर्म में बड़े पार्टिकल्स थे तो सब सेल के अंदर नहीं जा पा रहे थे, सब सेल के अंदर नहीं जा रहे थे, इसलिए यहाँ पे सब जो है अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब स्मॉल साइज होने की वजह से सेल के अंदर इनकी जो उपलब्धता है ये बढ़ गई है, ठीक ना, इसको नाम दिया गया है बायो अवेलेबिलिटी, ठीक ना। तो डायरेक्ट उस शब्द को लिखने चल रहे हैं, इस शब्द को इंपॉर्टेंट कर लेंगे। लिखा गया है कि इससे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है बायो अवेलेबिलिटी, ठीक ना, बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। पहला फायदा बताया गया है नैनो फार्म में जाने से। दूसरा फायदा क्या बताया गया है, दूसरा फायदा ये बताया गया है कि जब ये दवाई नैनो फॉर्म में जाती है तो इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सरफेस एरिया जैसे जैसे मान लीजिए कि एक क्यूब है, क्यूब जैसे है, ठीक ना, ये क्यूब होता है, एक क्यूब है और आपके पास एक क्यूब है। अब आपने इसको बीच में से, अगर अभी एक क्यूब है तो 1 2 3 4 5 6 सरफेस मिलेगा, 6 सरफेस है। अब इसको बीच में से काट दिया जाए तो बीच में से जब काट देंगे तो आपके पास 12 सरफेस मिलने लगे। अभी भी उतना ही है, फिर से और बीच में से काट दिए तो जितना ही आप काटते जाएंगे आपका नंबर ऑफ सरफेस बढ़ता चला जाएगा, ठीक ना। तो यह कहा गया है कि जितना शुरू में था, अगर शुरू में ये 1 ग्राम था तो अभी भी काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, छोटे करते जा रहे हैं, यानी कि पीसते जा रहे हैं, पीसते जा रहे हैं, जो हम लोग ट्राइचुरेट करते हैं, ठीक ना, पीसते जा रहे हैं, पीसते जा रहे हैं। इससे दवाई का, इसका वजन नहीं बढ़ेगा। 1 ग्राम था तो 1 ग्राम ही रहेगा, लेकिन इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और इतना सरफेस एरिया बढ़ सकता है कि फुटबॉल मैच का जो ग्राउंड होता है उसके बराबर हो सकता है, ठीक है ना। तो दूसरी बात लिखेंगे, इससे क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है सरफेस एरिया, ठीक ना। ये दोनों बातें याद रखेंगे। नैनो पार्टिकल्स फॉर्म में जाने से दवाई के क्या फायदा है, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और इंक्रीज कर जाता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक ना। अब दूसरी बात, ठीक है, अभी तक जो बात किए हम लोग ये किए हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ये जो हम लोग की दवाएं हैं होम्योपैथी की, वो नैनो पार्टिकल्स फॉर्म में होती हैं, और नैनो पार्टिकल्स का मतलब वो एक एनर्जी के पैकेट्स हैं जो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक ना। बिल्कुल। अगली बात कि जब ये बोरोसिलिकेट होता है, बोरोसिलिकेट, ठीक ना, यहाँ से सिलिका निकलता है जो दवाई के लिए, इन पार्टिकल्स के लिए, इन एनर्जी बंडल्स के लिए कैरियर का वर्क करता है और दवाई को लेकर के जाता है, इस एनर्जी को लेकर के जाता है सेल के अंदर, ठीक ना, ये बाहर छोड़ देता है। यहाँ से सेल इतनी छोटी होती है, ये नैनो पार्टिकल्स दवाई के, ये सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्ट ये एंटर कर जाते हैं, ठीक ना, ये एंटर कर जाते हैं और डायरेक्ट पहुंचते हैं ये जीन के लेवल तक, जीन तक पहुंचते हैं, जीन के लेवल तक पहुंचते हैं, ठीक ना। और उससे आगे की बात अभी तक हम लोग देख नहीं पाए हैं कि जीन के आगे भी कुछ होता है कि वही फाइनल स्ट्रक्चर है। जैसे इलेक्ट्रॉन से छोटा, जैसे कुछ पार्टिकल्स, एंटी पार्टिकल्स खोजे गए हैं, लेकिन उससे भी छोटा वही है कि अभी आगे भी कुछ मिलेगा, ये पता नहीं चल पाया है। यहाँ से अब दूसरी बात दूसरी बात ये कही गई है, जो हम लोगों का जो वाइटल फोर्स है, ठीक ना, इसको समझेंगे कि जो वाइटल फोर्स है वो कहाँ है, वो तो हर सेल में है, हर सेल में है, हर पार्टिकल में है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे ये डीएनए है, ये डीएनए, और डीएनए पे है, यहाँ पे है जीन है, ठीक ना, डीएनए पे क्या है, जीन है, ठीक, डीएनए पर जीन है जो कि प्रोटीन को बनाएगा, ये क्या है, जीन है। और हम लोगों का वाइटल फोर्स हर जगह है, हर सेल में है, हर पार्टिकल में है, हर जगह पूरी बॉडी में है, ठीक ना।
तो यहाँ पर भी वाइटल फोर्स है, यहाँ पर भी क्या है, वाइटल फोर्स है। वाइटल फोर्स हर जगह है, वो नॉर्मली वाइब्रेट कर रहा है। अब यहाँ पे ये कहा गया है, इन बातों को बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक ना। ये कहा गया है कि जो जीन है, यहाँ पर भी तो वाइटल फोर्स है, और जो नॉर्मल वाइटल फोर्स जिसको हम लोग कह रहे होते हैं, नॉर्मल वाइटल फोर्स जिसको हम लोग कह रहे होते हैं कि वाइटल फोर्स सभी आर्गन में हार्मोनी बनाए हुए हैं। तो जो नॉर्मल वाइटल फोर्स होता है, यहाँ पे कहा गया है कि यह एक एनर्जी है। वाइटल फोर्स क्या है, एक एनर्जी है। आप कहेंगे तो हम पहले से भी जानते थे कि वाइटल फोर्स एनर्जी है, वो दिखता नहीं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि वाइटल फोर्स एक एनर्जी है जो कि वाइब्रेट करता रहता है, ठीक ना। वाइब्रेट करता रहता है एट एट डिफिनिट फ्रीक्वेंसी, ठीक ना, एक डिफिनिट और फिक्स फ्रीक्वेंसी पे। तो वाइटल फोर्स क्या है, एक एनर्जी है, ठीक ना। वाइटल फोर्स क्या है, एक एनर्जी है जो कि वाइब्रेट करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे। यहाँ पे ये कहा गया कि वाइब्रेट करता रहता है एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे। फिक्स फ्रीक्वेंसी नॉर्मल कंडीशन में, वह फिक्स फ्रीक्वेंसी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। हमारा वाइटल फोर्स नॉर्मल कंडीशन में अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा होगा, आपका वाइटल फोर्स नॉर्मल कंडीशन में अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा होगा, किसी और का वाइटल फोर्स नॉर्मल कंडीशन में अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा होगा, ठीक ना। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, वो फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। अब यहाँ पे कहा गया है कि जब कोई बीमार होता है तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाती है। जब जैसे हम लोग बोलते हैं कि वाइटल फोर्स डीअरेंज हो गया, तो जो वाइटल फोर्स डीअरेंज होता है, वो उस व्यक्ति की नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है जो डिस्टर्ब हो गई है, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे कि जो वाइटल फोर्स है, जो जो इन डिजीज डिजीज कंडीशन में क्या होता है, डिजीज कंडीशन में, ठीक ना, जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो गई। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाती है बीमारी में, यही होता है कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं रह गई। हो सकता है कि वो फ्रीक्वेंसी बढ़ करके किसी दूसरे के बराबर हो गया हो, या घट गया हो, बढ़ गया हो, लेकिन इनका जितना इनके लिए नॉर्मल था उतना नहीं रह गया है। कुछ तो चेंज हुआ है फ्रीक्वेंसी में, कुछ तो चेंज हुआ है फ्रीक्वेंसी में, ठीक ना। अब अगली बात फिर से फोटान पे, वहां पे जो दवाई का हम लोग का पार्टिकल है, दवाई का जो पार्टिकल है, इसको कहा गया है कि ये क्या है, नैनो पार्टिकल है। दवाई का जो हम लोग का पार्टिकल है, वो क्या है, नैनो पार्टिकल है, ठीक ना। और इसके भी पास ये एक वाइब्रेटिंग एनर्जी है, ठीक ना। जो नैनो पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, एक वाइब्रेटिंग एनर्जी है ये, ठीक ना। यानी कि वाइब्रेटिंग एनर्जी है। हर दवाई का अपना अपना एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है, ठीक ना। हर दवाई का अपना अपना एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है, यानी कि वाइब्रेट कर रहा होता है, और ये एनर्जी फॉर्म में वाइब्रेट कर रहा है एट एट फिक्स फ्रीक्वेंसी। और ये फिक्स फ्रीक्वेंसी उस दवाई के लिए फिक्स होता है। लेकिन अलग अलग दवाई का अलग अलग नैनो पार्टिकल अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा होता है, ठीक ना। और जब भी कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता है, तो उसके किनारे किनारे एक फील्ड बनती है, ठीक ना। इसके किनारे किनारे एक फील्ड बनती है, ठीक ना। तो इसको कहा गया है कि यह जो नैनो पार्टिकल है, यह एक क्वांटम है, क्वांटम शब्द का यूज किया गया है, ठीक ना। यह क्या है, एक क्वांटम है, ठीक ना। और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। बहुत माइन्यूट लेवल पे बात की गई है, ठीक ना। ये जो क्वांटम होता है, जो दवाई का जो पार्टिकल है, सोचिए दवाई का पार्टिकल नैनो पार्टिकल है, दवाई का जो पार्टिकल है वो नैनो पार्टिकल है, और जो नैनो पार्टिकल है
वो एक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी है, वो कोई पार्टिकल ही नहीं है, वो तो एनर्जी है जो वाइब्रेट कर रही है, ठीक ना। और वो अलग अलग दवाओं के लिए अलग अलग होती है, लेकिन एक दवाई के लिए फिक्स होती है। और उसके चारों तरफ जो फील्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक ना। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, हर दवाई के हर पार्टिकल के किनारे किनारे एक फील्ड प्रेजेंट होगी, हर दवाई के हर पार्टिकल के बीच, ठीक ना, हर पार्टिकल्स के किनारे किनारे एक फील्ड प्रेजेंट होती है। अब इससे कहा गया है कि तो कैसे वाइटल फोर्स स्टिमुलेट हो जाता है। अब इसका ये समझाया गया है कि कैसे वाइटल फोर्स इससे स्टिमुलेट हो जाता है, दवाई से कैसे वाइटल फोर्स स्टिमुलेट हो गया। तो इसमें यही बात समझाई गई है। ये जैसे एक है, ये दवाई का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, दवाई का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जिसे अब हम लोग क्वांटम कहेंगे। क्वांटम कहा गया है, कहा गया कि ये क्वांटम है और इसका एक एनर्जी है, ठीक ना, इसका एक फील्ड है, ठीक ना। और जो वाइटल फोर्स है वह क्या है, वह भी तो एक एनर्जी ही है, वह भी तो एक फील्ड ही है। और वाइटल फोर्स तो हर जगह प्रेजेंट है। पता चला कि यही जीन के पास दवाई पहुंची, ठीक ना, यहाँ पे दवाई पहुंची है, ठीक ना। अब ये दोनों इस लेवल के हो चुके हैं, दोनों की एनर्जी सेम मैच कर चुकी है। अगर आपके दिमाग में आए कि क्या जरूरत थी, एनर्जी तो ये दोनों तो सेल के लेवल पर भी मिल जाते, लेकिन ये एनर्जी की फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती आपको। जैसे आपके दिमाग में ये आए कि क्या जरूरत थी, जब जब दोनों को एक साथ साथ मिलाना ही था, इसके पास भी तो एनर्जी है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी का लेवल है, वो जब नैनो पार्टिकल फॉर्म में जब जो मॉलिक्यूल आएगा, तभी इस फ्रीक्वेंसी को अचीव कर पाता है, तभी इस फ्रीक्वेंसी को अचीव कर पाता है। और वाइटल फोर्स भी वाइब्रेट कर रहा है, इसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक ना। और जो कि इसकी भी अपनी एक फील्ड है, इसकी अपनी एक फील्ड है, वाइटल फोर्स की भी अपनी एक फील्ड है, वाइटल फोर्स का भी वो तो एनर्जी है, ठीक ना। तो इसमें ये कहा गया है कि जब दवाई का फील्ड और वाइटल फोर्स का फील्ड दोनों मिलते हैं, तो एक धुंध के जैसा एक रेजोनेटिंग फील्ड बनती है, ठीक ना, जिसमें दिखता कुछ नहीं है क्योंकि एनर्जी है, ठीक ना। और इसी रेजोनेटिंग फील्ड के थ्रू दवाई अपना स्टिमुलस इस डिस्टर्ब फील्ड को लेकर के अपना स्टिमुलस देती है। यानी कि दवाई के पास जो फ्रीक्वेंसी है, वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से नहीं मैच कर रही है। जो ये वाला फ्रीक्वेंसी है डिस्टर्ब फ्रीक्वेंसी, ये जो डिस्टर्ब फ्रीक्वेंसी है वाइटल फोर्स का, वही अभी दवाई की फ्रीक्वेंसी है। तो हम लोगों को कुल मिला के करना क्या होता है, हम लोगों को कुल मिला के करना ये होता है कि जो दवाई की फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग को मैच कराना होता है वाइटल फोर्स का अभी जो डिस्टर्ब फ्रीक्वेंसी है, ठीक ना। तो इसीलिए अब कहा गया है कि होम्योपैथी जीन लेवल पे वर्क करती है। ये कहा गया है कि होम्योपैथी, इस फील्ड का नाम याद रखेंगे, रेजोनेंस। ये क्या है, रेजोनेंस बनता है, ठीक ना। और यही रेजोनेंस है जिसकी वजह से दवाई का जो फील्ड है अपना स्टिमुलस इस डिस्टर्ब फ्रीक्वेंसी को दे रहा होता है, स्टिमुलस दे रहा होता है कि इसी के जैसे तुम प्रोड्यूस करो, इसी के जैसे सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करो, ठीक ना, इसी के जैसे सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करो। तो दवाई का स्टिमुलस वाइटल फोर्स को ऐसे मिलता है, यहाँ पे ये समझाया गया है, ठीक ना। तो रेजोनेंस क्या होता है, ये जो मेडिसिन है, मेडिसिन ये ट्रांसफर करता है, ठीक ना, ट्रांसफर करता है देयर एनर्जी, देयर एनर्जी, ठीक ना, इनटू इनटू वाइटल फोर्स, ठीक ना, इनटू नहीं टू, वाइटल फोर्स को अपना एनर्जी ट्रांसफर करता है। अगली बात लिखेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट एज जीन लेवल, होम्योपैथी की दवाएं जीन लेवल पे वर्क करती हैं, ये नई बात आई। मॉडर्न मॉडर्न थ्योरी में यही कहा गया है कि होम्योपैथी की दवाएं जीन लेवल पे काम करती हैं।
और एक डिस्टर्ब फ्रीक्वेंसी के लिए जरा सोचिए कि किसी व्यक्ति का एक डिस्टर्ब फ्रीक्वेंसी है, आपको एक ऐसी दवाई सेलेक्ट करनी है जो उसी डिस्टर्ब फ्रीक्वेंसी से उस दवाई का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। इसीलिए कहा गया है कि केवल सिंगल डोज देना है, क्योंकि एक ही एनर्जी ही मैच कर सकती है, इसमें एक ही फ्रीक्वेंसी मैच कर सकती है जो वाइटल फोर्स का अभी डिस्टर्ब फ्रीक्वेंसी है। एक ही दवाई ही मैच कर सकती है, एक ही फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, और जब वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तब स्टिमुलस मिल गया और यहाँ से सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। जो हार्मोन नहीं बन रहे थे नॉर्मल, यहीं से तो सब बनेंगे, जीन से ही तो सब प्रोटीन एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। राइबोसोम एक्टिवेट हो गए तो यहीं से जो नहीं बन रहा था वो सब यहीं से बनने लगेगा। पता चला कि थायराइड की बीमारी थी तो थायराइड बनने लगेगा, कोई और बीमारी थी तो वहां से बनने लगेगा, सब यहीं से बनने लगेगा। इसलिए होम्योपैथी मेडिसिन जीन लेवल पे वर्क करती हैं और बहुत ज्यादा डोज की जरूरत नहीं पड़ती है, बस उतना सफिशियंट डोज रहे जिससे कि ये अपनी एनर्जी को ये ट्रांसमिट कर दें, ठीक ना। तो अगली बात यही लिखेंगे, जो होम्योपैथी है यही कहा गया है अब चीजें पहले से एडवांस हो रही हैं। एडवांस का मतलब यही है, एक तरह से है तो मोडस ऑपरेंडी ही, लेकिन उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन है मोडस ऑपरेंडी, ठीक है ना। है तो मोडस ऑपरेंडी ही, लेकिन उसी का एडवांस वर्जन है। तो होम्योपैथी वर्क्स एट जीन लेवल, ठीक ना। होम्योपैथी अब कहा गया है कि होम्योपैथी जीन लेवल पे काम करती है, होम्योपैथी जीन लेवल पे काम करती है। तो कुल मिला के ये कहा गया है कि अगर आप खोजते जाएंगे किसी भी व्यक्ति में डिस्टर्ब एनर्जी से मैच करती है, डिस्टर्ब एनर्जी से मैच कराना होता है, ये सही बात है। वाइटल फोर्स तो नॉर्मल एक अपनी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट ही कर रहा है, अब वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है ना। तो अब जब भी ये अपनी फ्रीक्वेंसी से अलग मैच करेगा, अपनी अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा, इसका मतलब कि वो नॉर्मल नहीं रह गया है। तो एक ऐसी दवाई सेलेक्ट करना है जो उसी फ्रीक्वेंसी, बदली हुई फ्रीक्वेंसी के जैसा उसके पार्टिकल भी उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, ये करना होता है, ठीक है ना। और उस समय केवल एक ही फ्रीक्वेंसी हो सकती है, इसीलिए कहा गया है कि एक ही दवाई होती है, सिंगल मेडिसिन एक ही होती है। बात समझ में आई। यहाँ पे ये बात की गई है नैनो पार्टिकल्स, नया कंसेप्ट है, इसके पहले ये बात नहीं की गई, अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई, अभी इसी को नैनो पार्टिकल लेवल पे कहा गया है, ठीक ना। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में अब लेकर के आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे नैनो पार्टिकल लेवल पे अब दूसरी बात, इसका इस कहानी का दूसरा हिस्सा हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूलर लेवल पे भी एक्सप्लेन किया गया है, ठीक ना। मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक ना। मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक ना। तो होम्योपैथी मेडिसिन जीन लेवल पे काम करती है, इसलिए होम्योपैथी को हल्के में नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है, ठीक ना। नहीं तो जीन तक अफेक्ट हो सकते हैं, स्पेशली जो दवाई है और जितना उसमें एनर्जी के पैकेट्स हैं। तो अगर आप फाइनली जाएंगे, डीप में जाते चले जाएंगे कि बॉडी है, बॉडी में बना है टिश्यू है, टिश्यू से सेल है, सेल के अंदर भी इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, फाइनली आपके बात समझ में आएगी हम लोग भी एक एनर्जी ही, जो आइंस्टीन ने उन्होंने कहा था कि हम लोग भी एक एनर्जी ही, ठीक है ना, कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। हम लोग भी क्या है, एक एनर्जी के पैकेट्स ही हैं, उसी एनर्जी के पैकेट्स को हम लोग को वाइटल फोर्स से हम लोग की एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है ना। ये हमने नहीं लिया, हम लोग तो समझ रहे हैं, अभी और चीज समझना है ना। इस पे नई चीज ऐड की गई है, इस पे लोगों ने रिसर्च किया है, तो इन बातों को हम लोग तो समझ रहे हैं, ठीक है ना। हम तो एक माध्यम है बस, बाकी तो बहुत अभी इस पे रिसर्च है चल रही है, फिर कुछ नया आएगा तो हम लोग फिर कुछ समझेंगे, ठीक ना। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, अभी नैनो पार्टिकल लेवल पे थे, अब दूसरे पे चल रहे हैं जहां पे बात की गई है मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक ना। अभी एक और पॉइंट आ गए,
एक और पॉइंट की बात की गई, बहुत बहुत चीजें अच्छी शामिल हुई हैं, बहुत अच्छी रिसर्च आई है, और ये चीज हम लोगों को जानना भी चाहिए। आगे इसके जस्ट अगला टॉपिक है वाटर मेमोरी। वाटर मेमोरी की बात की गई कि पानी की याददाश्त दुनिया में सबसे ज्यादा तेज है। पानी की याददाश्त, वाटर मेमोरी, अगला कंसेप्ट है, पहले इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो इसमें यह कहा गया है कि जो हम लोग की मेडिसिन है, ठीक ना, हम लोग की जो मेडिसिन है, अब मॉलिक्यूल फॉर्म में बात की गई है कि जैसे कोई ये कहे कि नहीं हम बहुत ज्यादा पोटेंटाइज नहीं करेंगे तब कैसे दवाई काम करेगी, अभी हम नैनो पार्टिकल तक हम नहीं ले जाएंगे, उसके पहले ही हम पोटेंटाइज करके रोक दिए, यानी कि अभी नैनो पार्टिकल में नहीं गया है, बस मॉलिक्यूलर लेवल पे ही रह गया है, ठीक ना। जैसे मदर टिंचर, जैसे मदर टिंचर नहीं, मदर टिंचर से और आगे की बात हो जाती है, जैसे लोअर पोटेंसी कहना, ठीक है, लोअर पोटेंसी जो मॉलिक्यूल लेवल पे है। तो मेडिसिन है, लिखा गया है कि जो हम लोगों की जो दवाएं हैं, इसको ध्यान से समझेंगे कि जो हम लोगों की दवाएं हैं जो मॉलिक्यूलर लेवल पे है, जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, नैनो पार्टिकल के फॉर्म में नहीं है, ठीक ना। तो जब सेल पे रिसेप्टर होते हैं, हर सेल पर जो वर्क करती हैं उन पे कुछ न कुछ रिसेप्टर होते हैं, ये क्या है, रिसेप्टर होते हैं। सेल में क्या होते हैं, सरफेस पे रिसेप्टर होते हैं, और जो मॉलिक्यूल और फॉर्म की दवाई है ये डायरेक्ट वो एंटर नहीं कर पाएगी, क्योंकि नैनो पार्टिकल फॉर्म में इसको आना पड़ेगा, क्योंकि नैनो पार्टिकल ही केवल इस मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं, ठीक है ना। वही इतने छोटे हैं कि इनके बीच में से इधर फैट की जो सेल है, लाइपो प्रोटीन, वहां से चले जाते हैं, ठीक ना, लेकिन ये नहीं जा पाएंगे, ये आएंगे बड़ा पार्टिकल। इसको क्या करना है, रिसेप्टर से बाइंड होना पड़ता है, जो मॉलिक्यूल है मेडिसिन का, ठीक ना, मॉलिक्यूल है मेडिसिन का, ये इससे बाइंड करता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे, लिखा गया है कि जो होम्योपैथी की दवाएं हैं वो रिसेप्टर पे वर्क करके रिसेप्टर को एक्टिवेट करती हैं कि तुम काम करो। एलोपैथी की दवाई जब भी रिसेप्टर पे काम करती है तो रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, ठीक ना, कि दवाई को या जो भी स्टिमुलस हो रहा है, जैसे दर्द हो रहा है, तो रिसेप्टर को ब्लॉक करती है कि इसको काम नहीं करने देंगे, रिसेप्टर नहीं काम करेगा तो कुछ सेंस नहीं होगा, ठीक ना। तो इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, होम्योपैथिक मेडिसिन, ठीक ना, होम्योपैथिक मेडिसिन ये क्या करती हैं, एक्टिवेट करती हैं, एक्टिवेट करती हैं रिसेप्टर को, ठीक। और जब रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो लिखा गया है कि यहाँ से एक कैस्केड प्रोसेस शुरू होता है। कैस्केड का मतलब कि एक चेन शुरू हो जाती है, एक चेन, ठीक है ना, रिएक्शन ऑफ चेन। तो इसके बाद लिख लेंगे यहाँ पे तीसरा, दूसरा हो गया, तीसरा, इसके बाद कैस्केड, कैस्केड, इसके बाद क्या होता है, कैस्केड, कैस्केड स्टार्ट होता है। कैस्केड क्या है, कैस्केड एक ये कई कई रिएक्शन का एक चेन है, ठीक ना, ये चेन ऑफ रिएक्शन है, चेन ऑफ रिएक्शन है, ठीक ना। और फोर्थ पॉइंट, इस चेन ऑफ रिएक्शन का इंफॉर्मेशन पहुंचता है क्रोमोसोम के अंदर, यहाँ पे लिखा गया है कि जीन के अंदर, यानी कि हम लोग की दवाई मॉलिक्यूल लेवल पे है तब कैसे काम करती है, तो तब तो दवाई यहीं तक रह गई, लेकिन उसका इंफॉर्मेशन पहुंच गया, जीन तक पहुंच गया, ठीक ना। कैसे पहुंच गया, ऐसे पहुंच गया, ठीक ना। तो यहाँ पे ये कहा गया है, तो जो चेन ऑफ रिएक्शन है इससे क्या हुआ, इंफॉर्मेशन पहुंच गई, इंफॉर्मेशन, ठीक ना, गोज टू गोज अप टू जीन, ठीक ना। और जीन पर जब इंफॉर्मेशन पहुंची तो जीन ने प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया, जो नहीं बनाना था उसको बनाना बंद कर दिया, जो बनाना कम कर दिया था उसको बनाने लगा, ये कहा गया है, ठीक ना। तो हम लोगों की जो दवाई है वो दोनों काम करती है, दो काम करती है, फिफ्थ स्टेप, ठीक ना, स्टॉप करती है क्या चीज, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ अननेसेसरी प्रोटीन, अननेसेसरी प्रोटीन को ये स्टॉप करती है, ठीक है ना, अननेसेसरी प्रोटीन फॉर्मेशन को स्टॉप करती है। जबकि दूसरी बात ये करती है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ जो नेसेसरी प्रोटीन, नेसेसरी प्रोटीन है उनको ये फॉर्म करती है, ठीक ना। ये हो गई दूसरी बात।
ठीक ना, कि होमो की दवाई मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे काम करती है। अब तीसरी बात हेडिंग डालेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करती है, इसका भी नया कंसेप्ट आया है। होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करती है, ये हो गया। तो हो गया कि कुछ बचा है इसमें। ठीक ना, तो लिखेंगे कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, मोड ऑफ एक्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, तीसरा हेडिंग। ठीक है ना, ओके ठीक है, अभी पिक्चर हम लोग रिवाइज कर लेंगे, इसको हम लोग समझ लें। तीसरा, तीसरा है मोड। कंसेप्ट नया है, बातें नई है, ठीक ना, तो इसलिए हो सकता है फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट। ठीक ना, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में ये था कि जो जीन है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक ना, और जब जीन एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिफ्थ, तो जब जीन एक्टिवेट होते हैं तो स्टॉप कर देते हैं, जो बेवजह की अनर्गल चीज बना रहे थे उसको बनाना रोक देते हैं, और जो जरूरी था, जिस जो इनका काम था, जिसको बनाना बंद कर दिए थे उसको बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक ना, जो शरीर के लिए जरूरी है उस एंजाइम को, उस हार्मोन को बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक ना, बिल्कुल, ठीक ना, तो ये बात है। ठीक, ये बात समझ में आई। आगे चल रहे हैं हम लोग, डोज और पोटेंसी की बात अभी अभी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, डोज और पोटेंसी की बात आगे की गई है, यहाँ पे नहीं की गई है। ठीक ना, ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अगली बात हेडिंग करेंगे, मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन ऑफ होम्योपैथी, मोड ऑफ, ओके थैंक यू, ठीक है ना, मोड ऑफ एक्शन ऑफ होम्योपैथिक, होम्योपैथिक, होम्योपैथिक मेडिसिन। ठीक है, होम्योपैथिक दवाई कैसे काम करती है, होम्योपैथिक दवाई कैसे काम करती है, कैसे काम करती है होम्योपैथिक दवाई। लाइक क्लोज लाइक, सिमिलियर सिमिलबस, ठीक है ना, नर्व एक्टिविटी, बिल्कुल नर्व को एक जो है स्टिमुलस देती है। ठीक है ना, लेकिन जो होम्योपैथिक दवाई है ला सिमिलियर पे, वही बात है। ठीक ना, यहाँ पे लिखा गया है कि ला लाइक योर्स लाइक, ठीक ना, इसी पर बेस्ड है, लाइक योर लाइक। ठीक ना, तो होम्योपैथी बेस्ड है लाइक योर्स लाइक, यानी कि सिमिलिया सिमिलबस पे, और केवल इसी पर ही नहीं बेस्ड है, होम्योपैथी बेस्ड है वाटर मेमोरी पर भी। ठीक ना, तो होम्योपैथी दो चीजों पर बेस्ड है। पहली चीज क्या है, लाइक योर्स लाइक, और दूसरा है वाटर मेमोरी, वाटर मेमोरी। ठीक ना, इसको किसने दिया, इनका नाम है जे बेनेवेनिस्ट, जे बेनेवेनिस्ट। ठीक ना, फ्रेंच के ये साइंटिस्ट थे, फ्रांस के, फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया वाटर मेमोरी का, वाटर मेमोरी का कंसेप्ट इन्होंने ही दिया। ठीक ना, इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, वाटर मेमोरी क्या है, वाटर मेमोरी क्या है। तो इन्होंने ये कहा कि जो पानी है, ठीक ना, जो वाटर है, ये बना रहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक ना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बने रहते हैं, या सिंगल बॉन्ड जैसे मान लीजिए। ठीक है ना, तो इन्होंने ये कहा कि जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। ठीक है ना, आप कह रहे होंगे तो हम 12 से पढ़ते आ रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि जो बॉन्ड्स होते हैं ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत लचीले होते हैं, पानी के जो बॉन्ड होते हैं बहुत लचीले होते हैं। यही कारण है कि पानी बहता है, जुड़ा भी रहता है, उसके मॉलिक्यूल जुड़े भी रहते हैं, और ये इतने लचीले हैं इनके बॉन्ड्स कि ये बहता है, पानी बहता रहता है। ठीक ना, और पानी सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, इसीलिए पानी बहता रहता है, क्योंकि इसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक ना, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, इतने फ्लेक्सिबल होते हैं जैसे, जैसे कभी आप खेत में गए हो, खेत समझ रहे हैं,
खेत में पानी चला हो, कभी गए खेत में, जैसे कभी पानी चला है, या बारिश के दिन में, बारिश समझ लीजिए, कभी 2 घंटा पहले बारिश हुई है, खूब झमाझम बारिश हुई है, ठीक है ना, बारिश खत्म, आप गए, मिट्टी एकदम भीगी हुई है, एकदम भीगी हुई, ठीक ना, आप जाएंगे तुरंत जो है, तुरंत आपके पैर के निशान उसमें पड़ जाते हैं, जो भी जाएंगे आप तुरंत पैर के निशान पड़ गए। कहाँ से पड़ा? क्योंकि मिट्टी बहुत लचीली हो गई है, मिट्टी बहुत लचीली हो गई। तो इन्होंने ये कहा, बेनेविनिस्ट ने ये कहा, जब हम लोग दवाई को जब हम लोग पोटेंटाइज कर रहे होते हैं पानी के साथ, जब हम लोग सक्शन दे रहे होते हैं, जब हम लोग सक्शन दे रहे होते हैं, तो जो दवाई है, दवाई, ठीक ना, दवाई का इम्प्रेशन वाटर मॉलिक्यूल पे ठीक इसी तरह से पड़ जाता है, दवाई का छाप पड़ जाता है, दवाई हट गई, दवाई हट गई, इवन हो सकता है कि आप दवाई को और पोटेंटाइज करते जाइए, और पोटेंटाइज करते जाइए, नैनो पार्टिकल तक पहुंच जाइए, और आगे पहुंच जाइए, हो सकता है कि दवाई के मॉलिक्यूल एकदम खत्म हो जाए, कुछ हो ही ना, लेकिन पानी के ऊपर तो प्रिंट पड़ गया है ना, और पानी के ऊपर जो दवाई का जो प्रिंट पड़ा है, वो प्रिंट वही प्रिंट होता है जो वो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा होगा, जो फ्रीक्वेंसी जो होगी, वही फ्रीक्वेंसी पानी के ऊपर वही प्रिंट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे, जैसे पानी में आपने पैर रख दिया इस मिट्टी में, अब पैर हटा लिए, लेकिन यहाँ पे आपके पैर के निशान हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे पैर के निशान, ये ठीक उसी तरह से है, ठीक है ना। जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स इतने लचीले होते हैं, जब इनको दवाई के साथ आप पोटेंटाइज कर रहे होते हैं, तो दवाई के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका प्रिंट, उनकी छाप, दवाई का छाप जो है, प्रिंट इनके ऊपर रह जाता है, पानी के ऊपर रह जाता है। तो पानी ये नहीं याद रख पाता है कि दवाई है कि नहीं है, पानी बस इतना याद रख पाता है कि यही फ्रीक्वेंसी थी, यही फ्रीक्वेंसी थी जो वाइब्रेट कर रही थी, और जब आप पोटेंटाइज करते 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 एकदम खत्म हो गया वाटर का, एकदम मॉलिक्यूल एकदम दवाई का खत्म हो गया, लेकिन पानी को तो याद है कि वही फ्रीक्वेंसी थी, वही फ्रीक्वेंसी थी, और वही फ्रीक्वेंसी वो पेशेंट तक पहुंचाता है। वाटर मेमोरी इसी को कहा जाता है कि पानी को तो याद है कि वही फ्रीक्वेंसी था जिसने हमारे ऊपर छाप छोड़ा है, भले वो नहीं है, वो उसके मॉलिक्यूल खत्म हो गए, पोटेंटाइज करते करते एकदम खत्म भी हो जाए, इसी को वाटर मेमोरी कहा गया है कि पानी के ऊपर प्रिंट पड़ जाता है, छाप पड़ जाता है, और पानी जो है उस फ्रीक्वेंसी को याद रख पाता है, हमेशा याद रखता है पानी, ठीक ना। तो इसीलिए कहा गया है कि केवल पानी ही नहीं, बाद में कहा गया कि केवल पानी ही नहीं, यही चीज अल्कोहल के भी साथ होता है, इसीलिए हम लोग की जो दवाएं हैं, या तो पानी में या फिर अल्कोहल में पोरेंटाइज की जाती है, ठीक ना। क्योंकि अगर दवाई का अगर कुछ भी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, पानी को एक बार याद हो जाएगा, पानी के ऊपर छाप पड़ जाएगा, निशान पड़ जाएगा, और वही फ्रीक्वेंसी पानी जो जो व्यक्ति जो खाएगा, उसके ऊपर वही फ्रीक्वेंसी का इंप्रेशन पहुंचेगा। ये ठीक उसी तरह की बात हो गई कि जैसे किसी का मैसेज, वो है नहीं, वो है नहीं, लेकिन उसका मैसेज किसी तक पहुंच गया, ठीक ना, कि उसने कह दिया है कि जाओ जाओ, थायराइड का देना बना देंगे, तो ये पानी गया, पानी अपनी याददाश्त लेकर के गया जीन तक, उसने वही फ्रीक्वेंसी पहुंचा दिया कि उसने कहा थायराइड बना दो, T3 बना दो, ठीक ना। इसको वाटर मेमोरी कहा जाता है, ठीक ना। तो इसी बात को लिखेंगे हम लोग, ठीक ना, वाटर मेमोरी, पानी की याददाश्त, पानी भूलता नहीं है, ठीक ना, पानी भूलता नहीं है, ठीक ना। तो बेनेविनिस्ट ने यही कहा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है, वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक ना। एंड यहाँ पे हम लोग पॉइंट लिख रहे हैं कि प्रिंट, प्रिंट की जगह बुक्स में इम्प्रिंट लिखा गया है, इम्प्रिंट का मतलब छाप, ठीक ना। इम्प्रिंट्स ऑफ
imprints of frequency, imprints of frequency of medicine molecule, ठीक है, ऑलवेज रिमेन प्रेजेंट, हमेशा इसमें प्रेजेंट रहेंगे, हमेशा ऑलवेज रिमेन, ठीक ना, प्रेजेंट, ठीक है, इन वाटर, पानी के ऊपर अब तो छाप पड़ गया, प्रिंट पड़ गया, या पैर भले ही हटा लिए, आप अपने घर चले गए, लेकिन जहां आपने पैर रखा है उस पैर का निशान तो हमेशा वहां मिलेगा, ठीक ना। वैसे पानी के ऊपर उस दवाई का निशान मिलेगा, दवाई की फ्रीक्वेंसी के निशान मिलेंगे, भले ही दवाई के मॉलिक्यूल खत्म हो जाए, ठीक ना। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेडिसिन ऑलवेज रिमेन प्रेजेंट इन वाटर, ठीक ना। इवन, अगली बात ध्यान रखेंगे, इवन, इवन पार्टिकल्स, इवन जो है पार्टिकल्स ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन डिसअपियर, ठीक है, बट वाटर, वाटर ऑलवेज, ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक ना, पानी को हमेशा याद रखता है कि ये वही फ्रीक्वेंसी है, ठीक ना, कि दूसरी फ्रीक्वेंसी है, और वही फ्रीक्वेंसी ही तो पहुंचानी है, फ्रीक्वेंसी ही तो पहुंचानी है जीन तक, क्योंकि वाइटल फोर्स भी तो एक फ्रीक्वेंसी ही है, ठीक ना, और जो कि अभी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, नहीं तो नहीं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, ठीक ना, ये बात समझ में आई। तो ऑलवेज रिमेम्बर फ्रीक्वेंसी, इसी को कहा जाता है नोन एज वाटर मेमोरी, वाटर मेमोरी, ठीक ना, वाटर मेमोरी। यहाँ पे किनारे लिख लेंगे, कभी पूछ दिया जाए कि ये किसके लिए है वाटर मेमोरी एप्लीकेबल का, तो मान लीजिए ऑप्शन दे दिया जाए कि ओनली फॉर वाटर, तो लिख लेंगे कि दोनों के लिए है, अल्कोहल और वाटर, सेम बात अल्कोहल के लिए भी है, ठीक ना। तो वाटर, वाटर की एक अपनी मेमोरी होती है जिससे वाटर मेमोरी कहा गया, ठीक ना। इसमें इतना ही कहा गया है इस चैप्टर में, ठीक ना। थोड़ी सी कुछ और भी बातें हैं तो वो हम लोग अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे, ठीक ना। कुछ नया एंगल, कुछ नया नजरिया, कुछ मिला सोचने के लिए सीबीडीसी सिलेबस में, जरूरी था कि नहीं था, कुछ अपने सुझाव दीजिए, मान लीजिए एमसीएस से द्वारा मांग लिया जाए, ठीक ना, कि इस टॉपिक को शामिल किया जाना चाहिए था कि नहीं शामिल किया जाना चाहिए था, है, एविडेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो बिल्कुल इसको शामिल किया जाना चाहिए था, ये नहीं बहुत जरूरी था, ठीक ना, तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। एक सोचने का एक नजरिया ही बदल दिया है कि होम्योपैथिक दवाएं, ठीक है, एग्जाम में आएगा, बिल्कुल आएगा, ये बाहर से बात थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ये हम लोग का सिलेबस है ये, ठीक ना, ये हम लोग के एग्जाम का है सब, बाहर का बात नहीं चल रहा है, ये हम लोग के सिलेबस की बात है, ठीक ना। एक सोचने का एक तरीका, नई चीजें अपडेट हुई है, हो सकता है कि जब आर्गेनन का 7th एडिशन लाने की तैयारी बने तो इन पॉइंट्स को शामिल किया जाए, इसीलिए केवल कोशिश हमेशा करिए, हमेशा कोशिश यही करिए, जो भी जो फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब फ्रीक्वेंसी है वाइटल फोर्स की, ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, तो रोल तो इन लोगों का है, एनसीएच का रोल है, ठीक है ना, उन्होंने नहीं, हम तो बस पढ़ के हम लोग समझ रहे हैं उसको सब लोग, ठीक है ना, इसमें और कोई बात नहीं है। तो इसमें जो है ये बात है कि हमेशा कोशिश यही करना है कि उसी फ्रीक्वेंसी को मैच कराने की कोशिश करनी है, और वो फ्रीक्वेंसी केवल सिंगल मेडिसिन से मैच हो सकती है, 3 4 5 8 10 दवाई देने से नहीं मैच होगी, तभी परफेक्ट क्योर होगा, ठीक है ना। बीमारी कोई भी हो, बस उस फ्रीक्वेंसी को जो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को दवाई की फ्रीक्वेंसी से मैच करा दीजिए, तुरंत बीमारी कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, तुरंत बीमारी ठीक हो जाएगी, बस आपको फ्रीक्वेंसी मैच कराना है, ठीक ना, यही होम्योपैथी है, ठीक ना, कोई बात नहीं, ठीक ना। तो ये है फाइनली, और आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे, ठीक ना, यस, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वही कहलाएगी, ठीक ना।
तो इसके आगे की बात अगली क्लास में होगी, ठीक है ना। पीजी में भी आएगा, पीजी में भी आएगा, पीजी में भी आएगा ये, ठीक है ना, या ये पीजीटी में भी आएगा, ठीक है ना, हर एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ओके।